देख रहा हूँ कि चारों तरफ से पिस्तौलें तान ली गई हैं अरशद साहब पर कि गाड़ी को अंदर लेके जाया जा रहा है। चीखों पुकार के बावजूद वो गाड़ी आगे ले गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं, पीपल अफगानी पंजाबियों को नहीं पसंद करते, मैं आपको सीधी, वो पाकिस्तानियों से मसला नहीं है, पंजाबियों से बहुत मसला है। मेरे बाजू पे ये टैटू है, ये छुपाया गया था। मुझे वहां पर इन्होंने कहा था कि तूने अगर टी शर्ट पहनी हो, तेरा टैटू नजर आ रहा हुआ तो तू कुफार हो जाएगा। अली उस्मान साहब का एक दोस्त था अफगानिस्तान, बदरी ब्रिगेड, वो उसके साथ था। उसने शाम को कहा कि एक बंदा आ रहा है, वो आपको वीजे दे देगा। 12 को जो सुबह में हमारी प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात हुई थी, नासिर भाई उन्होंने 3 घंटे जो सुथरे से मारा है, सिर्फ मारा है। और उसमें उन्होंने कुफर के फतवे दे दिए, मुझसे नमाज सुन ली और इतनी क्या क्या, मतलब प्रॉपर है कि भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर महमूद कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 15 अगस्त 2021 वो दिन था जब अमरीकी फ़ौज के इन्खला के बाद अफ़गान तालिबान ने, जो मौजूदा अफ़गान रजीम है, उसने अशरफ गनी हुकूमत का तख्ता उलटते हुए वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। ये एक बहुत और नहायत अनप्रिडिक्टेबल मूव थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट से भी पहले, जो उनकी असेसमेंट का दौरानिया था, जो वक्त था कि इतने टाइम में अफ़गान तालिबान जो हैं वो कब्ज़ा कर लेंगे काबुल के ऊपर, उससे पहले ही उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान के जो सहाफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ कवर करने के लिए गए हुए थे इन सारे इवेंट्स को, और तमाम तर इंफॉर्मेशन जो थी उनके ज़रिए पाकिस्तान आ रही थी, उनमें शहीद अरशद शरीफ साहब, उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सीनियर जर्नलिस्ट अदी राजा साहब, अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर सीनियर जर्नलिस्ट अली उस्मान साहब, इसी तरीके से अनस मलिक साहब जो फॉरेन अफेयर को एक अरसा दराज से जो है वो कवर कर रहे हैं, और दीगर जो जर्नलिस्ट है वो वहाँ पे मौजूद थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और वहाँ वो कवरेज की गर्ज से गए हुए थे। इन तमाम सहाफ़ियों के साथ वहाँ पे क्या हुआ, शहीद अरशद शरीफ साहब को वहाँ पे अफ़गान तालिबान ने कैसे और क्यों गिरफ्तार किया, अदील राजा साहब से एक अफ़गान कमांडर की क्या गुफ्तगू हुई, क्या उनका आपस में मुकालमा हुआ, अली उस्मान साहब जो थे उनके साथ अफ़गान तालिबान का रवैया बाकियों की निस्बत बेहतर कैसे था, क्यों था, और इसी तरीके से जो सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं अनस मलिक साहब, उनको वहाँ पे अगवा क्यों किया गया अफ़गान तालिबान की तरफ से, उन्हें तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया, वो किन हालात में वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे, ये सारी तफ़सीलात आज हम आपके सामने रखेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अदील राजा साहब, और अनस मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अदील राजा साहब की तरफ। सबसे पहले तो शुक्रिया सर आपका, और पहले ये बताएं कि ये काबुल जाने का उन मुश्किल तरीन हालात में काबुल यात्रा, ये किसका सफर था? आपका किसका फैसला था? आपका फैसला था या फिर शहीद अरशद शरीफ साहब का फैसला था? यार, मैं तो, सबको पता है कि मैं तो कहीं जाना पसंद नहीं करता, मैं सुस्त कायल आदमी हूँ, मैं घर में रहना पसंद करता हूँ। ये पंगा हुआ था अरशद साहब को। अब हो ये रहा था बेसिकली कि उस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी में अरशद साहब के दो बहुत करीबी दोस्त अपॉइंटेड थे। तो अरशद साहब के पास हर खबर और विजुअल्स आ रहे थे अफगानिस्तान से, जो कि अरशद साहब वहां से एयरवाई में भेजे जा रहे थे और बी पर भी उसमें दे रहे थे। तो वहां पर खैर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चंद लोगों को भेजा गया अगले 1-2 दिन बाद कि आप लोग जाएं, वहां पर कवरेज हो रही थी। तो अरशद साहब से हमाद यूसुफ साहब की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी कि आप लोगों को भी वहां पर होना चाहिए था यार, अरशद साहब आपकी तो ये स्पेशलिटी है। अरशद साहब ने जनाबे वाला मुझे और अली उस्मान को एक ड्यूटी लगा दी कि आप अफगानिस्तान का वीजा लगवाएं 1 दिन के अंदर अंदर। अब वहां पर तालिबान आ गया 15 तारीख को। 16 तारीख को हमें फोन आ रहा है कि अरशद साहब कह रहे हैं वीजा लगवाओ आज के आज ही। अब वीजा कहाँ से लगवाएं जी? अली का मुझे फोन आया कि अफगानिस्तान एम्बेसी जाना है, अरशद साहब बड़े तपे हुए हैं। मैं पिंडी से आ रहा था, सारों को पता है। मैं अली को कहा यार मैं आ रहा हूँ दफ्तर, बता किधर जाना है। उसने कहा जी ब्लू एरिया में एम्बेसी है, सामने वाली साइड पे, उधर चलते हैं। जनाबे वाला हम उधर पहुंचे तो उधर कड़मस मच चुका था, एक बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। समझ नहीं आ रही थी। उस बंदे ने हमारे तीनों के, अरशद साहब का फॉर्म भी अली के पास था, मेरा फॉर्म भी अली के पास था, वो ले लिए, हमने जमा कराए बड़ी मुश्किल से, अपनी जेब से हमने पैसे दिए उसको, वो जमा करा के हम आ गए।
अब मुझे पूरा यकीन था इन्होंने दोबारा हमें लिफ्ट नहीं करानी कभी भी। शाम को भाईजान अरशद साहब आए, कहते वीजा किधर है? मैंने कहा जी अफगानिस्तान का वीजा है, लाले मूसा का वीजा थोड़ी है कि मैं एक दिन में लगवा लूँ। कहते भाईजान वीजा चाहिए, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मतलब अरेंज करें वीजा। अपने जराये से भी उन्होंने रब्ता किया। हैरत अंगेज तौर पर अली उस्मान साहब का एक दोस्त था अफगानिस्तान में, कंधार में। वो जनाब 313 ब्रिगेड जो थी, वो बदरी ब्रिगेड, वो उसके साथ था। अली ने उसको मैसेज किया, उसने शाम को कहा कि एक बंदा आ रहा है, वो आपको वीजे दे देगा। वो तालिबान रजीम का लड़का था। तो वही अफसर जो सुबह हमें धुतकार रहा था, उसने शाम को अली उस्मान को हमारे दफ्तर, एयरवे के दफ्तर के नीचे आके खुफिया तौर पे हम तीनों के पासपोर्ट पकड़ाए। हम तीनों के वीजे उस पर लगे हुए थे, तो हम तीनों के वीजे आ गए। अब वीजे हम आए हैं हमारे, तो उससे अगले दिन सुबह एक पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज पाकिस्तान की जानिब से इमदाद लेकर जा रहा था कंधार। हम लोग, मैं, अरशद शरीफ और अली उस्मान, हम लोग रातों रात पहुंचे कराची, बुरे हालात में कराची पहुंचे हम भाई। कराची में मुझे अभी तक याद है, हमने खाना भी अहमद यूसुफ साहब जो प्रेसिडेंट है अभी एयरवे के, उनके घर पे खाया। डिस्कशन हुई कि सुबह जनाब कैमरे भी हैं, हम कैमरों पे भी शूट करेंगे, लेकिन कुछ मोबाइल पे करके दस्ती मैं भेजता जाऊंगा। सब कुछ हो गया, फैसला हो गया, अफगानिस्तान को चीजें भेजी। मेरा अपना लैपटॉप जो अभी एज ऑफ नाउ मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप मौजूद था साथ। भाईजान हम आटा, चीनी, चावलों के तोड़े, घी के कनस्तर, इसके बीच में C-130 में सीटों के बगैर बैठ के हम लोग पहुंच गए कंधार। आप समझ रहे हैं, उस जहाज में आटे के तोड़े थे, चीनी के तोड़े थे, घ्यो के कनस्तर थे, कपड़े गंदे हुए हमारे, वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। सोए सोए मेरी और रशीद साहब की तस्वीरें, मैं सोया पड़ा था ऐसे, अली को नींद नहीं आ रही थी, वो तस्वीरें तक पड़ी हुई हमारी आज तक। वहां से उतरे हम कंधार। कंधार जिस टाइम उतरे तो क्या नहीं साहब, दुनिया बदल गई। कंधार का एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ज्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन जो एयरपोर्ट चलाने वाले थे अमरीकी, जिन्होंने एयरपोर्ट बनाया था, वो सब गायब हो चुके थे। वहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं था। तो जी हम वो वाहिद लोग थे जो कंधार पहुंच गए। जाना हमने काबुल था, लेकिन क्योंकि इमदाद जा रही थी कंधार पहली, हम कंधार पहुंच गए। अब वहां पर बेचारे एयरफोर्स के अफसरान गए हुए थे, उन्होंने हमारे पासपोर्ट अपने पास रखे हुए थे कि हमने उतरना नहीं है, तो पासपोर्ट सारे वो जो SOP होता है। अरशद साहब ने पायलट साहब को कहा जी आप हमारे पासपोर्ट वापस कर दें क्योंकि हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा सर आपने वापस नहीं जाना? उन्होंने कहा नहीं सर हम जा रहे हैं। अली उस्मान साहब ने पकड़ा जनाब कैमरा। हर बंदे के पास दो दो बैग थे। अब ये जेहन में रखे, हम गए थे वहां पर 3 दिन के लिए, हम हर बंदे के पास थे 2 बैग। मेरे बैग में था भाई लैपटॉप और साथ एक बैग कपड़ों का। अली के पास एक लैपटॉप का बैग, एक कपड़ों का। अरशद साहब के पास एक कैमरे का बैग और एक कपड़ों का बैग। हर एक ने ड्राइव के दो दो बैग थे। वो हमने कंधे पे बैग लटकाया, दूसरा बैग लटकाया, बाहर निकले तो हमें देख के वहां पर अफगान तालिबान उस टाइम पे आ चुके थे। उन्होंने फिर गंदी सी शक्ल बनाई। अरशद साहब ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हमारे एम्बेसी के लोग आ चुके थे। अरशद साहब ने उनसे मुलाकात की, जो कंधार के कौंसलेट के थे। उन्होंने अरशद साहब को पहचाना, उन्होंने कहा सर आप हमारे साथ चलेंगे एम्बेसी सीधा यहाँ से, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो भाई जी हम उनके हैंड ओवर हो गए। अरशद साहब कहते हैं वीजा स्टैम्प करवा ले। सबके पासपोर्ट थे मेरे पास, वो मेरी जिम्मेदारी लगी। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो वीजा ऑफिसर साहब को बुलवाया गया। एक बच्चा आया छोटा सा, जिसके दाढ़ी जो है ना, मेरी ये दाढ़ी देख रहे हैं ना आप, ये मुझे चेक कर रहे हैं ना, उसके 2 यहाँ से बाल लंबे हुए थे, 2 यहाँ से बाल लंबे हुए थे, और यहाँ से इतनी सी मूंछ आई थी। इतनी उम्र का बच्चा था वो, यानी मैट्रिक का बच्चा होगा। वेस्ट कोट पहना हुआ है उसने, सर पे पगड़ पहना हुआ है उसने। वो बना दिया उन्होंने वीजा ऑफिसर। उसके जेब में एक छोटी सी स्टैम्प थी एंट्री की, अफगानिस्तान एंट्री की, इमिग्रेशन की। उसने जी पासपोर्ट लिए। पासपोर्ट लेने के बाद उसने मेरे पासपोर्ट की, अरशद साहब के पासपोर्ट की, अली के पासपोर्ट की खींची तस्वीरें। तस्वीर खींच के किसी को व्हाट्सएप की, मैं सामने खड़ा हूँ। फिर पश्तो में उसको एक मैसेज किया कि किधर स्टैंप लगानी है। वो बंदा व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के जरिए उसको समझा रहा था कि किधर स्टैंप लगानी है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू अच्छे स्टैंप ला दे। वो कहता है मुझे मड़ा तू सुनने दो पहले, उसके बाद। तो इस तरह से हमारा लगा वीजा। वहां पर तलू नेटवर्क का एक जर्नलिस्ट आया हुआ था। तलू जो था ना, जिसको TOLO, उसने अरशद साहब के साथ बदतमीजी की कोशिश भी की उस टाइम पे कि तुम वीजा के बगैर कैसे आ गए हो। इतनी देर में मैं पहुंचा तो वो भी ना अरशद साहब से सवाल कर रहा था कि आपको वीजे के बगैर कैसे है। मैंने कहा ढक्कन ये देख वीजे।
उस बेचारे को भी समझ नहीं आई कि इनके पास वीजे कहाँ से आ गए। खैर वहां से हम रहे उधर, एक दिन हमने कंधार गुजारा भाई। हम कंधार में ही रात को रुके, वो सारी चीजें हमने कवर की। हामिद कारजई के भाई की एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है इनोमिना, तो वहां पर विजिट किया, रिकॉर्डिंग की, हमने कंधार का कल्चर देखा सारा, पूरी रात फिरते रहे। हमने कंधार के गवर्नर का इंटरव्यू किया। अरशद साहब की खासियत, सबसे तगड़ा आदमी उस टाइम पे कंधार का रूलर था, कंधार का गवर्नर। सीधा ठक करके पहुंचे कंधार का जो गवर्नर है। अब अमेरिकन कंपाउंड्स वो मैंने पहली बार देखे कि अमेरिकन ने किस किस किस्म की चीजें अपने लिए बना के रखी हुई थी, अमेरिकन ने किस किस्म की सिक्योरिटी रखी थी, सारी मैंने अपनी आंखों से देखी, बड़े फैसिनेटिंग थी। अगले दिन सवेरे सवेरे हमने निकलना था भाईजान कंधार से काबुल की जाने। अच्छा, ये जो कंधार के गवर्नर का इंटरव्यू था, ये वो उर्दू में दे रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे? क्या उन्हें उर्दू या इंग्लिश समझ भी आती थी या नहीं? ये इंटरव्यू हुआ कैसे था? उर्दू गवर्नर साहब सारी समझ रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड हमसे उर्दू में बात कर रहे थे। जब कैमरा लगाया तो गवर्नर साहब ने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। वो अच्छा, अंग्रेजी कह रहा हूँ, ये पश्तो बोलनी शुरू कर दी। फिर अच्छा। इंटरप्रेटर बैठाना पड़ा जब कैमरा लगाया तो। मुझे अभी तक याद है वहां पर जाके एक मसला जो बना हुआ था ना मेरे लिए, वो मसला था कि हमने डेटा पहुंचाना है। अब मैं रिकॉर्डिंग करके तस्वीरें खींच के वॉइस नोट्स लेके वो भेजता था। अफगानिस्तान में नेट स्लो था। हमारा एक अफगानिस्तान का एक लड़का था, उससे हमने, मुझे अभी तक याद है, गाड़ी में मैंने उससे शेयर करवाया अपना उसका इंटरनेट। और मैंने अमाद यूसुफ साहब को डायरेक्ट भेजा कि सर ये सौदा ले लें, ये एयरपोर्ट के विजुअल्स हैं, ये इमदाद है, ये वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तालिबान की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एम्बेसी वालों की है, ये सर ये चीज़ें हैं। ये सारा एक हमने वहाँ पर वर्क फ्लो इस्टेब्लिश किया। कैमरा, कैमरा टू लैपटॉप, लैपटॉप से कन्वर्ट होके मोबाइल में कॉपी मेरे, क्योंकि एप्पल का नेटवर्क था सारा, मैं वहाँ से जी, आगे भेजता था। तो आधा काम अली के पास था, आधा काम मेरे पास था, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें डायरेक्ट मोबाइल पे रिकॉर्ड करते थे हम लोग, जो भेजनी होती थी सीधा। सही, तो सही। गवर्नर साहब को हमने बताया कि हमने काबुल जाना है, तो हमें ये भी पता चला कि काबुल जाना बाय रोड सेफ नहीं है। वहाँ पर हमें ये भी पता चला कि हमारे जो कंधार के एम्बेसी वाले जो हैं, जो हमारा काउंसलेट है कंधार में, वो लोग कोई भी कोई 5-5, 6-6 साल से पोस्टेड है, वो कंधार से काबुल बाय रोड नहीं गए। तो राइट। अब लेकिन तालिबान वो क्योंकि होल्ड खत्म हो चुका है अमेरिकन का, तो अब जाना सेफ था। तो हमने जो अपने काउंसलेट में एक साहब थे, मुझे नाम उनका अब मैं लेना नहीं चाह रहा नाम, तो खान साहब उनको कह रहे थे। खान साहब को मैंने कहा सर एक गाड़ी करवा दें, अच्छी सी कोई बेहतरीन सी गाड़ी, तो उसमें हम चले जाएं। मेरा ज़हन था कि हमें लैंड क्रूजर कोई मिल जाए, खराब भी रास्ता हो तो हम आराम से चले जाएं। अगली सुबह आया एक टोयोटा का वो हाईएस्ट डब्बा, बुरे तरीन हालात में। मुझे 50,000 रुपये उसको रेंट दिया, हमने बड़े पैसे लगे थे, रेंट ओके। दिया। जब रेंट दे दिया तो हमें एम्बेसी वाले कहते हैं अब भी नहीं निकल सकते आप। मैंने कहा क्यों? कहते यार ये अरशद शरीफ साहब है, ये एक हाई वैल्यू टारगेट है, क्योंकि एयरवाई की व्यूअरशिप अफगानिस्तान में ठीक ठाक है सोशल मीडिया की वजह से। तो यहाँ पर सिर्फ तालिबान नहीं, यहाँ पर सैकड़ों ग्रुप है, कोई भी इनको टारगेट कर सकता है। तो इनके साथ गार्ड होने जरूरी है। तो गार्ड हमें कौन से मिले जनाब? गार्ड हमें मिले 2 अदद तालिबान के कच्चे बट्टे, ठीक है, 2 तालिब आए। उनकी तस्वीरें भी हैं, शायद आपको मिल भी जाए। अली उस्मान ने भी ट्वीट की थी फेसबुक पे, मेरे फेसबुक लगी है। वो जनाब आए एनडीएस की वर्दी पहन के विद गन्स। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। पहला जो मुझे पता चली चीज वो ये तालिबान का फेवरेट खाना। मैं आपको वो चीजें बताता हूँ, बाकी पॉलिसी लेवल पे तो लानत भेजे सारे बता रहे हो, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। तालिबान का फेवरेट स्नैक और तालिबान का फेवरेट ड्रिंक क्या है? फेवरेट स्नैक है लेज मसाला। अच्छा। मैंने, जब हम कंधार से निकल रहे थे, मैंने कहा कुछ खाने के लिए लेना है, एक एक पैकेट लेज बड़े वाला मसाले वाला, उधर लेज का नाम कोई फर्क था। और साथ पीनी क्या है? ड्रिंक है रेड बुल यख, वो यख साथ क्या? बोलता था। मुझे अब यख का उधर समझ नहीं आ रहा। फिर हमारे में अली साहब वाहिद आदमी जो पछतवा बोल सकता है, तो अली ने समझाया कि जी ये यख बोलता है, इसका मतलब है कि ठंडी यख चाहिए हमें, रेड बुल। वो हुँ। लेके वो इन्होंने पी है, और उसके बाद ये चिल में ठंडे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ चिप्स के पैकेट में कितना गुजारा करूंगा भाई। 6 बजे सुबह के टाइम पे हम निकल रहे हैं, हम निकल खड़े हुए हैं रास्ते में पीटीसी की, फैसिनेटिंग अफगानिस्तान देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो अब ये जो हमारे तालिबान साहब थे, ड्राइवर को उन्होंने कहा चल बेटा, एक आगे बैठ गया, एक पीछे बैठ गया, दोनों उर्दू नहीं बोल सकते थे।
एक फारसी बान था, एक वो बोलता था, फारसी बोलता था, एक पश्तो बोलता था, तो अली दोनों से कम्युनिकेट कर रहा था। सबसे पिछली सीट पे, यानी कि हाईएस्ट की डिग्गी वाली सीट में अरशद शरीफ साहब को बिठाया गया। उससे आगे वाली सीट पर मैं बैठा, उससे आगे वाली सीट पर तालिबान और अली उस्मान बैठे। सबसे आगे ड्राइवर और एक तालिब था। अब हम एक-एक सीट पे एक-एक बंदा लेटा हुआ है। नासिर साहब 24 से 28 घंटे हमें लगे। हम यानी कि सुबह 6 बजे निकले, अगले दिन सुबह हम पहुंचे सरीना होटल काबुल। इतना गंदा रास्ता था, इतना गलीज रास्ता था और इतना मुश्किल रास्ता था, आपकी सोच है। अच्छा, ये अफ़गान तालिबान के सारे टेक ओवर के दौरान जब आप लोग वहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली शहीद शरीफ साहब के लिए क्या एडवाइज़री दी गई थी? ट्रैवल एडवाइज़री क्या थी कि आप लोग किस ड्रेस कोड में किस तरीके से सफ़र करेंगे? भाई ड्रेस ड्रेस था जीन्स, और मेरा ड्रेस था जीन्स और वो पैंट। जीने पैंटें उन्होंने देखी हुई हैं तालिबान ने, जीनों पैंटों का उनको आइडिया था। जो कवर किया था, मैंने हाथ में पहना होता है ये कड़ा, ये छुपाया गया था। मेरे बाजू पे ये टैटू है, ये छुपाया गया था। मुझे वहां पर इन्होंने कहा था कि तूने अगर टी शर्ट पहनी और तेरा टैटू नजर आ रहा हुआ तो तू कुफार हो जाएगा। ये कड़ा, तो मैंने कहा ये तो कड़ा फैशनी कड़ा है, सिखों वाला कड़ा है। क्या भाईजान, ये कड़ा भी आपका नजर नहीं आना चाहिए। तो मैंने उसकी ऐनक उसने पहनी हुई थी, मैंने उसकी ऐनक की तारीफ की, उसकी ऐनक टूट गई। वो मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखता है, तालिब के तेरी वजह से मेरी ऐनक टूट गई, तूने नजर लगा दी है। अली को कहता था मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा टक्कन, मैं समझा तेरे को अमेरिकन ऐनक है, तू भी लंडन ही लेके बैठा था, तो मेरा की कसूर है। खैर हम पहुंचे, जनाब शुगर लगाते लोगों से, पूरा रास्ता उन्होंने हमें रुकने नहीं दिया कहीं। और अरशद साहब के, आपने एक तस्वीर मैंने ट्वीट की हुई है शायद, अरशद साहब के मुंह पे एक परना चादर पड़ी हुई है। आपने परना देखा होगा जो पश्तून लेते हैं। अरशद साहब के मुंह के ऊपर पूरी वो काले रंग का रुमाल, वो मेरे से लेके वो पूरा टाइम रुमाल रखा था कि सड़क पे उनको कोई देखे ना, कोई अगवा करने की कोशिश ना करे। क्योंकि इनमें सही। से एक तालिब पहचानने की कोशिश करता अरशद साहब को कि ये बंदा टीवी पे आता है। हमें क्या पता यार, उनके पास M16 थी। मतलब रास्ते में मैंने ये देखा कि सामने से एक बंदा आ रहा है, वो लाइटें मार रहा है, इसने उसको इशारा किया लाइटें ना मार, उसने लाइटें मारने रोकी, उसने गाड़ी से बाहर निकाल के फायर निकाल दी, डस डस डस। उस बंदे का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि मैंने तुझे इशारा किया, तूने लाइटें क्यों नहीं कम की। नमाज हुँ। पढ़ने के लिए हम रुके, जोर की। नमाज पढ़ने के बाद कहता है यार जरा चेक कर दूं, गोली चैम्बर में फंस तो नहीं कि फायर निकाल दिया। रात को 12-1 बजे, 12-1 बजे का टाइम है। हम अच्छा, वहां पर हमें ये भी पता चला, जो बाद में वेस्टर्न मीडिया पे स्टोरी बाद में थी कि मुल्ला उमर जैबल में तस्वीर हुई है मुल्ला उमर की। ये हमें वहां पर पता लगा। जी, तो जी, जी, जी। रात को इन्होंने, हम इनको कह रहे यार भूख भी लग रही है, कमर भी दुख गई है, वॉशरूम भी जाना है, की करिए कितने रोकते सही चौधरी, खाना खाना है। इन्होंने सर हमें अपनी मर्जी के एक होटल पे रुकवाया, रात गुप हनेरा सड़क पे, बेड़ा गर्क, मैं, अरशद शरीफ, अली उस्मान, 2 तालिबान और 1 ड्राइवर। एक रेस्टोरेंट पे रुकवाया, इसने कहा जी हमें हुजरा चाहिए, उसने पीछे वाला हुजरा दिया। वहाँ पर सारे ज़मीन पे बैठे, ऑर्डर भी इन्होंने दिया पश्तो में, रोश आया, साथ रोटी आई, साथ दही आया। वहाँ पर आके मैंने कहा एक चाय हो जाए, तो पता चला मुझे पहली बार के अफ़गानिस्तान वाले चाय नहीं पीते जो दूध वाली। तो वहाँ पर काली चाय का मतलब है काला कहवा, और सब्ज़ चाय का मतलब है सब्ज़ कहवा, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। वहाँ से निकले, सही सरीना है। होटल पहुँचे। सरीना होटल पे भाईजान जब हम पहुँचे तो पता चला कि सरीना होटल में भी तालिबान का कब्ज़ा था। सुबह 6 बजे उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। अब हम एक लिमिटेड फंड लेके मैं आया हुआ हूँ अफ़गानिस्तान। मैंने फ़ोन पे कमरे बुक करा दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, कमरे बुक करा दिए हुए थे मैंने। बट 2 कमरे बुक थे, एक मेरा और अली उस्मान का, एक अरशद साहब का। अरशद साहब ठहरे, अरशद साहब। जब हम गाड़ी से उतरने लगे, पैसे मैंने अपने पास रखे हुए थे, कुछ पैसे अरशद साहब के पास थे। अरशद साहब ने दोनों तालिबान को $100-100 पकड़ा दिए कि पता नहीं $500-500 दे दिए, मुझे अभी तक याद नहीं है। मैं कहूँ तो खुदा दे वास्ते सर, हमारे प्रदेश मुल्क है हमारा, मैं इधर ज़लील हो जाऊँगा, पैसे बाँटना शुरू हो गए, ना करें यार मेहरबानी, तो तूने मुझे पहले नहीं बताया, वो हमें छोड़ने आए। ओ मैंने कहा बढ़ गए, उनके बॉस ने कहा है छोड़ के आओ, तो आपको क्या मसला है, वो सिक्योरिटी वाले हैं। नहीं जी, पैसे हुँ। तोड़ देते जी। अंदर गए, तालिबान ने हमारा इंटरव्यू लिया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हुए हो, क्यों कर रहे हैं, कैसे? हम सरीना में पहुँच गए भाईजान। हमें पता चला यहाँ पर के चंद लोग पाकिस्तानी, एक अंस मलिक है जो लड़का, रिपोर्टर हमारा, जी, जी, वो जी। सरीना में था। इसके अलावा बीबीसी वाले सरीना में थे, बाकी सारे उधर दूसरी तरफ थे, काबुल की दूसरी साइड पे। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो क्या जनरल फैज़ साहब ऑलरेडी उधर होटल में मौजूद थे या वो वहाँ से निकल चुके थे? होके जा चुके थे, होके जा चुके थे, होके जा चुके थे।
वो होके जा चुके थे जनरल फैज़ साहब, शरीना पहुँच गए भाईजान। उसके बाद राब्ता बहाल हो गया हमारा। जो फुटेजेस बनाई थी रात को वो हमने प्रोसेस करके आप लोगों को भिजवा दी थी, आपको याद होगा। अगले दिन से फिर फुटेज आना शुरू हो गई। मेरा कमरा हेडक्वार्टर प्रोडक्शन रूम बन गया, वहाँ पर 2-2 लैपटॉप लग गए। मसला था नेट का, नेट बड़ा घटिया था। अली उस्मान के लैपटॉप पे वो कंफर्टेबल था, उसपे वो इनिशियल एडिटिंग होती थी। और वो टाइमलाइन बनाता था। टाइमलाइन बनाने के बाद मेरे लैपटॉप पे शिफ्ट करते थे, मेरा फास्ट था, वहाँ पर एक्सपोर्ट होती थी। उसके बाद उसको लगा के हम लोग भूल जाते थे, पूरी-पूरी रात वो भेजते रहते थे। ऐसे हो रहा था काम। अरशद साहब गुफ्तगू फरमा रहे, अब काशिफ अब्बासी साहब जो थे, उनसे जब बात हो रही थी पाकिस्तान में, या वो जब अफ़गानिस्तान जा रहे थे हम, तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि मैं जाऊँगा अफ़गानिस्तान, मैंने पंजशेर जाना है सीधा, मैंने वादी पंजशेर जाना है, मैंने वादी पंजशेर जाना है। अगले दिन सुबह जब हम उठे, ये मेरे ज़हन में थी बात, तो हम चले गए एम्बेसी। एम्बेसी जाके हमने पाकिस्तान के एम्बेसडर का इंटरव्यू किया। एम्बेसडर का इंटरव्यू हमने भेज दिया। अमाद साहब से गुफ्तगू हो रही थी। अमाद साहब कहते हैं, "यार कोई बड़ा ही काम करो ना फिर। कोई बड़ा इंटरव्यू पकड़ के दे, कोई अफ़गानियों को, कोई बड़ा ये कर, वो कर, वो कर।" फिर आपको याद होगा हमने गुलबदीन हिकमत यार का इंटरव्यू अरशद साहब ने हासिल किया। उसमें 2 बंदों का कमाल था, एक अरशद साहब और एक अली उस्मान। और मेन कमाल उसमें अली उस्मान का था। जो गुलबदीन साहब का जो मेन बंदा था, वो अली उस्मान साहब ने उससे इतनी दोस्ती लगाई कि वो 3 दफ़ा उसके बाद जब पाकिस्तान आया तो अली से वो एयरवे के दफ्तर मिलने आया। ठीक है? गुलबदीन का इंटरव्यू हमने खड़काया। गुलबदीन भी फुल उर्दू समझते हैं वो साहब, फुल उर्दू समझते हैं वो साहब। अब मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेटर के बगैर हमें इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने कहा ट्रांसलेटर चाहिए। वो भी हो गया। उसके बाद भाईजान अगला दिन हमने गुज़ारा, हम बुश मार्केट गए, इधर-उधर घूमे फिरे। वहाँ पर एक बंदे से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर किधर गए हो? क्या करना है आपने? मैंने कहा यार पंजशेर जाना है हमने। तो कहते चलोगे पंजशेर? अर्शद कहते हैं हाँ ना चलेंगे। तो कहता है सर गाड़ी का इतना रेंट होगा, 15,000 रुपए पाकिस्तानी बनता था। अर्शद साहब ने मुझे देखा, मैंने कहा डन। उन्होंने कहा सर कल हम सुबह पंजशेर जा रहे हैं। मैंने कहा भाई वहाँ पर सुना है इजाज़त चाहिए होती है, ये वो कवरेज के लिए। उन्होंने कहा लेगा। मैंने कहा ले आओ जी इजाज़त। तो साहब इस तरह 3 बेवकूफ़ लोग जो कि दियार गैर में काबुल में बैठे थे, जहाँ पर मेरी और अशरफ की शक्ल देख के इनको पता चलता था ये पंजाबी काले हैं। वहाँ पर हमने एक अननोन आदमी की बातें सुनी और हमने फैसला किया कि हम पंजशेर जाएँगे। अगले दिन सवेरे-सवेरे हम लोग उठ के लॉबी में आ गए होटल की, तैयार-श्यार होके, बैटरियाँ-शैटरियाँ चार्ज की, सब कुछ किया। तो वो बंदे को फ़ोन किया, उसने हमें बताया कि जी इस फलाँ चौक में आ जाएँ। हमने कहा ठीक है। उस फलाँ चौक में हम लोग गाड़ी टैक्सी करवा के पहुँच गए। वहाँ पर खड़ी थी एक सर्फ गाड़ी, पुराने से मॉडल की, और एक कोरोला गाड़ी। ये डॉल्फिन शेप कोरोला जिसको बोलते हैं, वो बड़ी पसंद करते हैं बिठाना। छोटी गाड़ी में मैं बैठा, बड़ी गाड़ी में अरशद साहब के साथ एक और बंदा अननोन और अली उस्मान को कैमरा करने के लिए बिठा दिया। अब फ़ोन तीनों के पास अफ़गानिस्तान की सिमें आ चुकी थी उस टाइम। निकल खड़े हुए जी सही। पंजशेर। मेरी गाड़ी में जो बंदा बैठा था वो फ़ारसी बोलता था। खोते का सिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है। साथ उसके एक तालिब बैठा था, इतनी बड़ी-बड़ी उसकी दाढ़ी थी। उसने एक एतराज़ मेरे पे किया कि तेरी जो मूंछें हैं ना, ये होंठों के ऊपर आ रही है, हराम मूंछें छोटी कर, ते दाढ़ी बड़ी कर। सुबहान अल्लाह! उसने मेरी दाढ़ी को कहा कि बहुत खूबसूरत दाढ़ी है। इस्लाम फुल मेरा पुरनूर चेहरा हो गया बात सुनते ही। मैं कहा चल चौधरी आगे ला फिर। भाईजान हम पंजशेर की तरफ रवाना हुए। पंजशेर से पहले कुछ अर्सा गवर्नर जो पंजशेर का बैठा था, उस शहर में बैठा था, वहाँ पर आके रुके। वहाँ पर हमने खाना खाया, फिर रोश और दाल खाई। वहाँ पर जाके मैंने उससे पूछा कि यार कोई इजाज़तनामा? उन्होंने कहा सर इजाज़तनामा तो नहीं मिला, चलें किस्मत आज़माते हैं। अहमद शाह मसूद के मज़ार तक जाते हैं। अब मैं आपको ना बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा है इसमें, इंटरेस्टिंग मैं आप बिट्स बता रहा हूँ। रास्ते में नासिर जब पंजशेर वादी पंजशेर में एंटर होते हैं, एक पुल है। पुल से पहले एक वो गेट सा बना हुआ, उस गेट के ऊपर अरशद साहब की एक बड़ी मशहूर ज़माना पीटीसी है जो उन्होंने वहाँ पर खड़े होके की थी। तो उसमें अदील राजा साहब जो हैं, वो उस पीटीसी के दौरान वो साइड पे बैठ गए थे सब कुछ बता के एक जगह पे साए में। तो एक लकड़ी का बक्सा था, तो मैं उस बक्से के ऊपर बैठ गया। मैंने कहा यार इधर ज़मीन हुई हुई है, सख्त तंग हुआ था मैं सफ़र कर के। भाईजान वो तालिब आया, जब पीटीसी खत्म हो गई तो मैं उस बक्से से उठा, कपड़े-शपड़े झाड़ रहा था। वो आया, उसने बक्से को ऊपर से उठाया, ऐसे गत्ते का डब्बा सा था। अंदर पड़े हुए थे हैंड ग्रेनेड भरे हुए। तो फिर मुझे पता चला कि मैं पिछवाड़ा अपना हैंड ग्रेनेडों पे रख के बैठा हुआ था। वो तस्वीर है। और अर्शी साहब ने फिर तस्वीर खींची।
कि इधर अदील साहब बैठे हुए थे। आगे निकले भाईजान, ऑन गोइंग फाइटिंग चल रही थी, रॉकेट लॉन्चर चल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी धमाकों की, हमवीज़ जली हुई खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ उल्टी हुई नज़र आ रही हैं, हर चौक में जाए वहाँ पर तबाही नज़र आ रही है, फाइटिंग चल रही है। जो अहमद शाह मसूद साहब का साहबज़ादा था, वो मुल्क छोड़ के भाग चुका था उस टाइम तक, फ़ौजें पसपा हो रही थी। हुँ, हम बिल्कुल, भाई बिल्कुल। चलाते-चलाते पहुँचे, गाड़ी चलाते-चलाते वो बंदा हमें लेके गया अहमद शाह मसूद के दरबार पर, यानी उसके मकबरे पर। सही। वहाँ पर पहुँचे, उस बंदे ने कहा भाईजान 10 मिनट है, उसके बाद समझ आ जाएगी इनको कि आपके पास इजाज़तनामा नहीं है। अब मेरे पास एक इजाज़तनामा कवरेज का था तालिबान की जानिब से। 2 दिन पुराना के 1 हफ्ता पुराना या 3 दिन पुराना, याद नहीं मुझे, 3 दिन ओके। पुराना कह रहे हैं। लेकिन वो था काबुल का सिर्फ। ये हर बंदे को अपने साइन से हर इलाके का कवरेज का इजाज़तनामा देते थे, फिर ख़त्म कर देते। हम भागे-भागे, मैंने अली उस्मान ने कैमरा पकड़ा, दूसरा कैमरा मैंने पकड़ा, मैं डायरेक्ट कर रहा था इनको, इधर आ जाओ, चलो, चलो, तेज़-तेज़, स्पीड। हम भागे अहमद शाह मसूद के मज़ार पे। अहमद शाह मसूद के मज़ार पे एंटर होने लगे, दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कब्र है एग्ज़ैक्ट। मैं आया जनाब अंदर, मुझे अभी तक याद है, मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा था, मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा खड़े हो तस्वीर बनाओ, रिकॉर्ड होना चाहिए आप यहाँ पर खड़े थे। एक सेल्फी मैंने ली। इतनी देर में एक यंग लड़का, फिर वही 4 दाढ़ी के बाल और 2 मूंछों के बाल थे, वो आ गया। वो पश्तो बोले, इनको मैंने कहा तू शूट कर अली, दस्ती शूट कर, पश्तो ना बोली शूट कर। उसको उर्दू कख नहीं समझ आता था। उसको उसने मुझे बोला, मैंने कहा क्या कह रहे हो भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? ये करते-करते मज़ार के बाहर मैं उसके साथ आ गया। वो जो कमरा आता था ना, उसके अंदर अरशद साहब और अली उस्मान शूट कर रहे हैं। मैं बाहर खड़ा होके उस बंदे के साथ बहस कर रहा हूँ, अंदाज़ा करो कि वो पश्तो बोल रहा था, मैं पंजाबी बोल रहा था और खोते का सिर एक-दूसरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं उसको कागज़ दिखाऊँ, वीज़ा, पासपोर्ट, वीज़ा, क्या कर रहे हो यार? वो मुझे धक्के मारे, मैं उसको कहूँ, वो आखिर उसने गन यूँ कर ली मेरे ऊपर। जब उसने गन उसने हुँ, ये की, मैं कहूँ भाई इजाज़त, मैंने जेब से इजाज़तनामा दिखाया, इजाज़तनामा। वो अलजौली, ये वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जो बकवास मैं कर सकता था ऊँची-ऊँची आवाज़ में मैं करी जाऊँ। साथ अली को कहूँ, कितनी देर है, कितनी देर है? पीटीजी हुई, वो बाहर आए अली, अली ने उससे पश्तो में बात की, तब उसने बंदूक मेरे ऊपर से हटाई। फिर उसने कहा भाई 10 मिनट दे रहे हैं आपको, जो शूट करना है करो। वहाँ पर अरशद साहब की खूबसूरत तरीन वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद अहमद शाह मसूद का जो मज़ार था, वहाँ पर जो गोदाम बने हुए थे, जहाँ पर इमदादी आटा, मिसाइल, हैंड ग्रेनेड, गोलियाँ, क्लाशनकोफ़े, गाड़ियाँ अमेरिकन वहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं देखता हूँ अभी ये जो शोरूम वाले हैं, गाड़ियों वाले, फोर्ड रेंजर दिखाते हैं आपको और कहते हैं दुनिया की बेस्ट गाड़ी। वहाँ पर फोर्ड रेंजर जो तालिबान है, वो कुत्तों की तरह भगाते फिरते थे। कुत्तों की तरह हर हर तालिब के पास। वहाँ की मशहूर ज़माना तस्वीरें आप देखिएगा, अरशद साहब, अली और मैं सैकड़ों तालिबानों के बीच में घिरे हुए हैं, सैकड़ों, ठीक है? हुँ, आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर सब उन्होंने पकड़े हुए हैं। और एक्टिव लड़ाई में हम खड़े होके हमने बड़े फोटो सेशन कराए। वहाँ से जब वापस निकले भाईजान, ये सुना के खत्म करता हूँ, बाकी कहानी किसी और दिन। वहाँ से वापस निकले हम जिस टाइम पे, हम जा रहे हैं वापस काबुल की तरफ, 2 अलग-अलग गाड़ियों में। आगे वाली गाड़ी में अ, अरशद साहब अगली सीट पर, पिछली सीट पर अली उस्मान और एक अननोन आदमी, वो 313 बदरी ब्रिगेड का, और ड्राइवर। मेरे साथ ड्राइवर और तालिब मेरा वो उधर ही उतर गया था। मेरे वाले ड्राइवर को कुछ बोलना नहीं आता फ़ारसी के अलावा, पश्तो भी नहीं आता। मैं चलते-चलते एक जगह आई जिसको कहा जाता है वो शर्मन टैंकों का कब्रिस्तान। वहाँ पर रुके, अरशद साहब ने वहाँ पर पीटीसी दी, बताया कब्रिस्तान का। वहाँ पर मैं एक टैंक के ऊपर चढ़ा, तस्वीरें खिंचाई, अली ने खिंचवाई। आगे गए तो तालिबान की चेक पोस्ट थी, उन्होंने हमें रोक लिया। वहाँ पर मज़ीद टैंक खड़े थे। मैं उनके साथ फ़ोटो सेशन कर रहा था। अली ने उसको कहा ये जर्नलिस्ट है, तो एक तालिब ने गुस्से से कुछ बोला। मैंने अली को कहा क्या कह रहा है? तो कहता है, वो कह रहा है ये काला है, नज़र आ रहा है पंजाबी है, इसको हटाओ यहाँ से। वहाँ पर उसने हमें तो रोका, काफ़ी ज़लील किया हमें, काफ़ी तलाशियाँ ली हमारी, हैंड्स अप करवाए गए हमारे। मेरी तलाशी ली गई, वीज़े चेक हुए, वहाँ से आगे निकले तो आगे तालिबान का एक और चेक पोस्ट थी। अब खूबसूरती ये थी कि जो पिछली चेक पोस्ट है और जो अगली चेक पोस्ट है, इसके दरमियान में कोई राब्ता नहीं, कोई सिनर्जी नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, ये एक-दूसरे की इज़्ज़त भी नहीं करते। सही, सही, हम सही, सही। हर 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 चेक पोस्ट का एक सीनियर बंदा था जिसको ये कहते थे अमीर साहब। तो हर चेक पोस्ट का जो अमीर था वो बहुत बड़ा अमीर था, पिछले वाला अमीर जो था वो गरीब था। अगले वाली चेक पोस्ट पे रोका गया, वहाँ पर साथ ही एक अहाता था। उन्होंने अरशद साहब और अली को देखा, उन्होंने कहा चल भई गाड़ी अंदर कर। अब पीछे से मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ से पिस्तौलें तान ली गई हैं अरशद साहब पर। इनकी गाड़ी को अंदर लेके जाया जा रहा है। मैंने ड्राइवर को कहा पीछे-पीछे लगा, उसने कहा पागल दे पुत्र चल आगे। उसने रोकी नहीं मेरे चीखों-पुकार के बावजूद, वो गाड़ी आगे ले गया। आगे लेके जाके कोई
500 मीटर 1000 मीटर आगे लेके जाके गाड़ी उसने बिल्कुल रोड के किनारे नीचे उतार दी। फिर उसने मुझे इशारों से समझाया कि थोड़ी देर रुकते हैं, ये निकल आएंगे। हम उधर बैठ गए चौधरी साहब। मैं फोन किया मैंने अली उस्मान को। अली उस्मान ने अकलमंदी ये कि उसने फोन ऑन कर दिया, हाथ में पकड़े पकड़े। अब मैं सुन रहा हूँ वहां पर वो पश्तो में बात हो रही है, मैं उसको सुना रहा हूँ, ड्राइवर को फिगर आउट करने की कोशिश करे। हमें ये समझ आया कि इनके साथ कोई मसला हो गया। थोड़ी देर बाद इनको बंद कर दिया गया एक कमरे में। अरशद साहब की मुझे कॉल आती है। अरशद साहब मुझे कहते हैं कि भाई इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया है, हमारे ऊपर गन्ने तानी हुई है, ये कह रहे हैं तुम्हारा वीज़ा जाली है, तुम्हारा इजाज़तनामा भी जाली है। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। एम्बेसी में अरशद साहब का जो दोस्त था, मैंने उसको और अमाद यूसुफ साहब को अपनी लाइव लोकेशन भेजी। मैंने कहा सर हम इस जगह पे खड़े हैं, हमें गिरफ्तार कर लिया गया अरशद साहब को, मैं बाहर हूँ। अरशद साहब कह रहे हैं तू भाग जा यहाँ से फ़ौरन से पहले। उनको पकड़ लिया इन्होंने। उनको अरशद साहब को बाकायदा घुटनों के बल बिठा के, हैंड्स अप करवा के, माथे पे बंदूकें, अली उस्मान की गालियाँ-शालियाँ पश्तो में जो भी इनके साथ है। आधा घंटा मैं बाहर खड़ा रहा और ऐसे में अरशद साहब ने वो लतीफ़ा किया ज़िंदगी का कि आप सोच नहीं सकते। मैं अब हर 10 मिनट बाद कॉल करूँ कि भाईजान क्या पोज़ीशन है? अब वो कमरे में बंद है, फ़ोन सुन रहे हैं। थोड़ी देर कहते हैं यार अदील मेरी बैटरी मोबाइल की 10% रह गई है। अरे यार बैटरी खत्म होने लगी, तू फ़ोन ना कर अभी। और मैंने कहा तो मुझे पता कैसे चलेगा? अब अली का मोबाइल है जी, उसको इस्तेमाल करते हैं। दिन की रोशनी अंधेरे में बदलना शुरू हो गई। शाम का टाइम हुआ तो अली की मुझे वॉइस नोट आया व्हाट्सएप के ऊपर। अब वो डाउनलोड भी ना मेहनत करके होता था कि सड़क से उतरो, इधर जाओ, उधर जाओ। वॉइस नोट आया, "अदील, ये हमें निकाल रहे हैं, ये हमें छोड़ रहे हैं, इन्होंने हमारे पासपोर्ट वापस दे दिए हैं। तू निकल द दस दस्ती निकल भागने वाली का है। हम पीछे भाग रहे हैं।" मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा, "चल भई।" उसने भी भगा दी गाड़ी हमने। थोड़ी देर बाद इनका मैसेज आया कि हम निकल आए हैं, तू भाग और हम भी भाग रहे हैं। पहुँचो काबुल के अंदर एंटर हो, यहाँ पर हमारी कोई नहीं सुनेगा। सर मैंने उसको कहा, "दब दे गाड़ी चौधरी।" उन्होंने गाड़ी दबाई। काबुल के एंट्री पॉइंट पे तालिबान खड़े थे, उन्होंने हमें वहाँ पर रोक लिया। मुझे, अच्छा। मुझे गाड़ी से नीचे उतार लिया। अब वो पश्तो बोले, अब वो ड्राइवर मेरा जो था वो कम्युनिकेट ना करे। वो मुसाफिर था, पाकिस्तानी था, बोल-बोल के वो चुप हो गया। अब मैं उसको दिखाऊँ पासपोर्ट, पाकिस्तान, अदील, उसको कुछ समझ ना आए। मेरे सामने पीछे से अरशद साहब वगैरह की गाड़ी गुज़र गई और मैं वहाँ पर हैंड्स अप खड़ा हूँ। मैंने वॉइस नोट भेजा कि अरशद साहब को तू होटल लेके चल, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, निकल आता हूँ। वो कहते हैं अगर कोई मसला हो तो बता। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको। भाईजान मुझे कुछ समझ आई नहीं। कल सुबह जो सुबह के टाइम पे हमने शूट किया था, हमवीज़ के साथ जो अरशद साहब की एक वीडियो है, अरशद साहब हमर चला रहे हैं जो आपने देखी होगी कि वो वीडियो मैंने उसको दिखाई। मैंने कहा ये देख जी, अपना जी, जी, जिगर, जी। ये भाई अपना ये देख मैं खड़ा हूँ, ये हमर के साथ मेरी तस्वीर। सुबह मैं यहाँ से गुज़रा था, रात को यहाँ से वापस आ रहा हूँ। उसको यकीन होगा कि ये बंदा ठीक है। फिर वो मेरे से बार-बार पूछे, अब मुझे हुँ, समझ नहीं आया वो क्या पूछ रहा है। उसने मुझे बोला इस्लामाबाद, मैंने कहा इस्लामाबाद। उसने बोला फतेह जंग, मैंने कहा फतेह जंग। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ट्रेनिंग शायद इसने कोई फतेह जंग में हासिल की होगी या ये उधर आगे किसी टाइम पे रहा होगा। तो ऐसे बेशुमार लोग मिले। लास्टली मैं ये पूछूंगा कि डेफिनेटली आप लोगों ने वहाँ पे इंटरेक्ट किया, वहाँ पे आपको क्या फीलिंग आई कि इंडियन असर रसूख किस हद तक बढ़ चुका है अफगानिस्तान के अंदर? और दूसरा, जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है जी कि एक नाराज़गी का एलिमेंट रहा है हिस्टोरिकली अफगानियों के अंदर, तो उस हवाले से आपकी असेसमेंट या फीलिंग या रीडिंग क्या थी? भाई अब नाराज़गी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडियन इन्फ्लुएंस इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है भाई। अगर आप ये हुँ, जानना चाहते हैं पीपल अफ़गानी पंजाबियों को नहीं पसंद करते। मैं आपको सीधी वो पाकिस्तानियों से मसला नहीं है, पंजाबियों से बहुत मसला है उनको। वो हुँ, पठानों से अली उस्मान बन्नू की पश्तो बोलता था। वो उसको कहते थे कंधारी पश्तो तेरी है, वो भाई मानते थे उसको। मुझे वो देखते थे, वो मुझे कहते थे हुँ। तू पंजाबी है। पसंद नहीं करते पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंडिया की इतनी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया ने हॉस्पिटल्स बना के दिए हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडियन कंटेंट जो हमारे यहाँ पर मसला सबसे बड़ा है, इंडियन न्यूज़ वो इतने कंज़्यूम करते हैं, इंडियन ड्रामे वो तबाही किस्म के कंज़्यूम करते हैं, वो नॉर्मल कंज़म्पशन नहीं है उसकी। बहुत शुक्रिया अदी राजा साहब, आप सब ने उनकी गुफ्तगू मुलाजा की और बहुत से ऐसे इवेंट्स थे जो शायद आपको इससे पहले आपके नॉलेज में नहीं थे, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो सारी तफसीलात हमें बताई और उनके साथ क्या कुछ हुआ, तालिबान का रवैया कैसा था, अब भी तकरीबन वैसा ही है पाकिस्तान के हवाले से, तो वो सारी तफसीलात उन्होंने आपके सामने रखी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गेस्ट की जानिब जो अनस मलिक साहब हैं। अनीस मलिक जो हैं वो फॉरेन अफेयर को कवर करते हैं, एक अरसा दराज से वो
वजारत खारजा हो जाए या बाकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे जाते हैं, कवर करते हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सारे इवेंट्स को लेके, और 1 साल बाद जब उनको वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, तालिबान की जानिब से अगवा किया जाता है, वो एपिसोड क्या था, वहाँ से वो कैसे बाजियाब हुए थे। तो ये सारी तफसीलात जानते हैं हम अनस मलिक साहब से। अनिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि किन हालात में आप वहाँ अफगानिस्तान पहुंचे थे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगान तालिबान जो है इतनी जल्दी कैप्चर करेंगे और काबुल इतना जल्दी जो है वो फॉल कर जाएगा? क्या सिचुएशन थी, क्या वो वक्त था? इस वाले से तफसील तौर पे हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मेरा जो सफ़र है काबुल जो है वो कैसे शुरू हुआ था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि मैं उस वक्त दूसरे इदारे के लिए काम करता था, एक दूसरे बैनुल अक़वामी इदारे के लिए काम करता था। इस बैनुल अक़वामी इदारे के लिए काम नहीं करता था जिससे के लिए अभी मैं काम करता हूँ। तो वहाँ से मैं क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान उनके लिए कवर करता रहता था, और मेरी प्रीवियस जॉब में ये था कि मैं 2 हफ्ते अमूमन काबुल में रहता था, 4 से 6 हफ्ते में पाकिस्तान में रहता था। फिर हुआ ये कि आपको याद होगा कि जुलाई 2021 में उस वक्त की जो अफगान सफीर हैं नजीब अली खैल, उनकी बेटी का मामला हुआ, और मुबैना तौर पे उनको अगवा कर लिया गया था वगैरह वगैरह। एक पूरी राव थी उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद उनके सफीर को वापस बुला लिया गया था कंसल्टेशंस के लिए, मुशावरत के लिए, अफगानिस्तान की जानिब से अपने सफीर को। मेरे एडिटर ने मुझे ईद की छुट्टियों के दौरान कहा कि यार हम चाहते हैं कि तुम अफगानिस्तान चले जाओ। मेरे पास उस वक्त वीज़ा मौजूद नहीं था। तो मैंने अपने चंद सिफारती दोस्तों से बात की, और पाकिस्तानी सिफारती दोस्तों से, और उन्होंने फिर इवेंचुअली, मैं क्योंकि ईद के दिनों में मैं कराची में था, मैं क्योंकि ओरिजिनली कराची से हूँ, तो उस वक्त तो वीज़ा पॉसिबल नहीं था। ईद के फौरन बाद, जो मुझे याद है 24 जुलाई थी या 25 जुलाई थी, और मैं जो हूँ वो इस्लामाबाद वापस आया, पीर का दिन था। और 25 जुलाई को उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद वापस आके मैंने जो है वो तगदो करना शुरू की थी, किसी तरह वीज़ा मिल जाए। तो अब जो वीज़ा जो है 26 जुलाई का दिन था, पीर का दिन था। तो वीज़ा जो है वो इतना आसानी से नहीं मिलता था। अच्छा, अफगानिस्तान के सफारत खाना उस वक्त F7, सॉरी, जियो की बिल्डिंग के सामने फजलिया रोड के ऊपर था, अब F7 में शिफ्ट हो गया है। तो वहां पे गया, उन्होंने कहा जी हमने तो वीज़ा बंद किया हुआ है। एनीवेज, सिफारती दोस्तों के जरिए पता चला कि जी आप पेशावर चले जाएं और आपको पेशावर से वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैंने गाड़ी में बैठा, और अगले दिन मुझे याद है मंगल का दिन था, और बुध का दिन था, सॉरी, 28 तारीख को। 28 तारीख को जो है वो मैं काबुल पहुंच गया, सॉरी, पेशावर गया। और पेशावर से मुझे वीज़ा मिला 3 महीने का। और उस दिन मुझे याद है 28 जुलाई को इस्लामाबाद में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान आए हुए थे। उस वक्त उनकी पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 12 बजे। तो उन साहब से जो पेशावर में मौजूद थे उनसे मेरी पहले बात हो चुकी थी। तो जब मैंने उनको सुबह 9 बजे जाके अपना पासपोर्ट दिया, तो उन्होंने कहा 2-3 घंटे बाद आइएगा। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे वापस इस्लामाबाद जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मुझे याद है 10-12 मिनट लगे, और पुलिस वाला आया और उसने नॉक किया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी में जाके बैठ गया। मैं बस कहीं जाने को नहीं था, सुबह का टाइम था वैसे। और मैं वैसे पेशावर में इतने ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। तो उसने कहा जी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं गया तो उसने मुझे विंडो से पासपोर्ट दिया, 12 मिनट 15 मिनट की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मेरा ड्राइवर जो था वो बड़ा हैरान। मैंने कहा चलें? मैंने कहा कहाँ चलें? मैंने कहा चलो इस्लामाबाद। कहता है वीज़ा? मैंने कहा वीज़ा लग गया। तो बेचारा परेशान, वो खुद हमारा पश्तून भाई था, हमारा ड्राइवर, मेरा ड्राइवर जो था, 4 सदस्य से ताल्लुक था। कहता है इतनी जल्दी ऐसे कैसे वीज़ा लग गया, इतना जल्दी कैसे लग गया? मैंने कहा जी लग गया, अब क्या करें। तो अगले दिन गोया मैं 29 जुलाई को जो हूँ वो फ्लाइट लेके फिर मैं काबुल पहुंचा। और उस वक्त आइडिया ये था कि मेरी डिप्लॉयमेंट थी, अमरीकी विड्रॉल था। तो ये अब मैं 2 हफ्ते के लिए नहीं जा रहा था, मैं लगभग कोई 40 दिन के करीब जा रहा था। और विड्रॉल जो है वो मैंने पूरा कवर करना था, गोया 31 अगस्त का जो विड्रॉल है, और उसके बाद फिर मैंने वापस आना था। अच्छा, विड्रॉल से पहले ही हमने देखा कि आगे पीछे अफगानिस्तान में काफ़ी सूबे जो हैं वो कभी गिरते थे, बागदीस था और इस्लाम किला था। ये जो जो कैपिटल्स थे ये गिरते रहे, और उसके बाद वापस अफगान फोर्सेस पे कंट्रोल आ गया। तो
हमने क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो हमने ये स्ट्रैटेजी चॉकआउट की थी, मैंने अपने एडिटर के साथ, रबिन शर्मा मेरे एडिटर थे अभी ऑन में, कि हम ऑफ कोर्स एक साउथ एशियन चैनल, इंटरनेशनल चैनल के साउथ एशियन चैनल, तो हम काबुल की सराउंडिंग्स में ही रहेंगे। करीब करीब जो सूबे हैं काबुल को जो सराउंड करते हैं, हम उन्हीं को देखेंगे, ताकि क्या हालात क्या नहीं वगैरह वगैरह। ओके फाइन ग्रेट। उसी दौरान मुझे याद है कि अब खौफ का माहौल जो है वो बन रहा था। तो मैंने कहा कि यार मैं बहुत ज्यादा आगे पीछे हो गया हूँ भाई, तो 25 दिन पड़े हैं, तो मैं हिरात चला जाता हूँ। हिरात बिल्कुल वेस्ट में है, ईरान के बॉर्डर के साथ है वहां पर। तो मैंने कहा कि मैं हिरात चला गया। इस्लाम किला इधर है, शेर खान बंदर गिरा था, सॉरी। तो मैं हिरात चला गया। हिरात जो है, जब मैं हिरात जा रहा था तो आप यकीन करेंगे नासिर भाई कि मेरी फ्लाइट जो थी वो $60 की थी, जानते वाली फ्लाइट। और $60 की फ्लाइट में उस वक्त कैमेर की फ्लाइट थी जिससे हम गया था, कामेर जिसे हम कहते हैं। और वापसी की फ्लाइट मेरी $310 की। और जिस दिन ये एक ही शहर से आना जाना ही रहा। जिस दिन मैं गया तो उस दिन हिरात आने वाले, बजरिया जहाज आने वाले लोगों की कुल तादाद 89 थी, 79, 89। ठीक है। और जब मैं वापस आया था अगले दिन, तो उस दिन हिरात से वापस आने वाले लोगों की तादाद जो थी वो 1462 या 1465 थी उन फ्लाइट्स पे। मतलब दो दो तीन तीन लोग थे वापस आने वाले और वापस जो है, इसलिए उन्होंने एयरलाइंस ने डबल ट्रिपल फेयर किया हुआ था उसको। अच्छा, मैं हिरात पहुंचा तो मेरा पहली मर्तबा था हिरात जाना। तो बड़ी जानी पहचानी जर्नलिस्ट है लिन ओडोनल, बड़ी अच्छी दोस्त भी है हमारी। तो मुझे होटल नहीं मिल रहा था। जो होटल मेरा था अर्ग इंटरनेशनल, वो उस साइड पे था जहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, तो वहां पे जाना पॉसिबल नहीं था मेरा। तो मैं बड़ा परेशान, मेरे साथ मेरा लोकल प्रोड्यूसर था आहद। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इसको ढूंढो। उसने कहा अनस भाई पहुंच जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है भाई। तो लिन ने मुझे अपना होटल की लोकेशन कार्ड भेजा, हम छोटा सा शहर है, हम वहाँ पहुंच गए। वो और उनका जो फोटोग्राफर है लिन, उस वक्त जो है वो एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम कर रही थी या एएफपी के लिए काम कर रही थी, मुझे मेरे ख्याल से एएफपी के लिए काम कर रही थी, मुझे याद नहीं है सर। तो लिन ने जो है वो अपने होटल, अब उनका और उनका फोटोग्राफर जो है वो हर कमरे छोड़ रहा था, 2 कमरे। तो वो रिसेप्शन पे गई, उन्होंने कहा कि भाई मेरे ये 2 दोस्त आ रहे हैं। और मेरी इनसे पहली मुलाकात थी, मेरे से पहले कभी इनको में बातचीत थी, थोड़ा सा फील्ड में जानते हैं। मैंने कहा मैं जा रही हूँ काबुल, ये मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, हम 2 कमरे छोड़ रहे हैं ना, आप ये 2 कमरे इनको दे देंगे। तो वेरी बिग फेवरेट। खैर, मैंने हम गए रात में, हमने बमबारी शमारी भी हो रही थी वहां पे उस वक्त रात में। तो मुझे याद है कि 5 तारीख की सुबह, 5 तारीख को जब मैं हिरात के लिए बोर्ड कर रहा था, तो जरंज का फॉल हो चुका था। 2005 को ये ऑफेंस शुरू हुई थी निमरोज में, जरंज में, वेस्ट में जरंज में, जरंज का फॉल हो चुका था। तो मैंने, मतलब इतना मैंने हीट नहीं दी, मैंने कहा यार सूबे तो वैसे ही गिरते आ रहे हैं, तो ये दोबारा ले लेंगे फोर्सेस। अब मैं 5 की रात गुजार ली, 6 की सुबह हो गई। 5 को हम 6 की सुबह हमने इस्माइल खान साहब के साथ नाश्ता किया था, जो वहाँ के लाइन ऑफ हिरात जिसे कहते हैं, शेर हिरात जिसे कहते थे, उनके साथ हमने नाश्ता किया था, उन्होंने नाश्ते में बुलाया था। अच्छा, हम 5 को जहां तक गए थे ना, फील्डिंग्स कवर करने के, ये यहाँ पे इससे आगे ये बफर जोन है, इधर तालिबान है, इधर ये है, हम 6 को वहां नहीं जा सकते, तालिबान और आगे आ गए थे। अच्छा, हुआ ये कि जब मैं 6 की सुबह उठा, मतलब 5 की रात गुजार के 6 की सुबह उठा, तो आप मेरे लोकल प्रोड्यूसर आहद ने बताया कि शबरगान का फॉलो हो गया। अच्छा, एक ही रात पहले ना मुझे समवन फ्रॉम द तालिबान दोहा ऑफिस, क्योंकि मैं 2018 से तालिबान की ये पूरे प्रोसेस को कवर कर रहा था, पीस प्रोसेस भी कवर कर रहा था। तो 2018 दोहा ऑफिस से मुझे किसी ने उस रात मैसेज किया, ब्रदर दिस इज इट। तो मैंने आज भी मेरा वो मैसेज सेव्ड है। मैंने कहा यार छोड़ो भाई, यू गाइस ऑलवेज से दिस इज इट, और तुम लोग का जो है वो फिर वो लोग ले जाते हो ना, तुम लोग गाफे तुम लोग की। मैंने कहा अच्छा। खैर, बस सुबह सुबह की जो, तो मुझे पता चला ये शबरगान का फॉल हो गया। शबरगान क्या थी? शबरगान वाज अ प्रोविंस इन द नॉर्थ, जो कि अब्दुल रशीद दोस्तम का जो घर है, गढ़ है, उनका घर वहां पर है, उसका प्रोविंस, उसका फॉल हो गया। एंड दैट इज व्हेन इट हिट यूके यार।
दोस्तम का प्रोविंस किस तरह फॉल कर सकता है, मतलब सिंबल ऑफ ब्रूटैलिटी, एंटी तालिबान रेजिस्टेंस इन 90s एंड व्हाट हिस्ट्री एक अटैच है। तो मैंने फिर उसको मैसेज किया, मैंने कहा हाउ सीरियस इज इट। कहते हैं, उसने बंदे ने मुझे कहा कि इट विल बी ब्लडलेस। खैर इट वाजंट ब्लडलेस ऑफ कोर्स। तो कहते वी विल टेक काबुल एंड इट विल बी ब्लडलेस। खैर मैंने अगले दिन 2 दिन मैंने हेरात में रुकने थे, मैं एक ही दिन हेरात में रुका, 5 को गया, 6 को वापस आ गया। जुम्मे के दिन मैं वापस आ गया, थर्सडे को मैं गया था। और उसके बाद जो है फिर अगेन हमने दोबारा सर्कल अराउंड करना शुरू किया, फिर मैं मज़ार शरीफ गया। मेरे साथ तैनेमा बासु भी थी। उस वक्त द प्रिंट में होती थी वो इंडिया में, इंडियन जो वेबसाइट है उसमें। तो नैनेमा और मैं साथ गए। हम गए थे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त नहीं, हम 11 अगस्त को गए थे और 12 अगस्त को वापस आए थे। और 12 को जो सुबह में हमारी प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात हुई थी। ओके। और प्रेसिडेंट अशरफ गनी से जो हमारी मुलाकात हुई थी वो हुई थी उस्ताद अता के घर पे। और प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो है उस वक्त मज़ार शरीफ आए हुए थे। तो हमारी वहाँ से मुलाकात हुई, तो प्रेसिडेंट अशरफ गनी बिल्कुल वहाँ पे, अब्दुल रशीद दोस्तम भी थे, बिल्कुल हाई स्पिरिट्स के अंदर ना कि जी वी विल टेक ओवर, ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो। ठीक है भाई, हमने रिपोर्ट कर दिया वैसे का वैसे। उस्ताद अता नूर जो है वो बड़ा अगेन एंटी तालिबान पर्सन रेजिस्टेंस के फिगर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ हम भी ये कर लेंगे। हमने इंटरव्यू किया उनका, आ गए। 7 घंटे मुझे याद है मेरी फ्लाइट डिले थी, हम एयरपोर्ट पे आए हुए ख्वार हो रहे थे कि अब चलेगा जहाज, कब चलेगा, नहीं चला। खैर इवेंचुअली 7 घंटे बाद हम काबुल पहुंचे, और 12 की रात को हम काबुल पहुंचे, 13 की शाम को पता चला मज़ार फॉल हो गए। हम्म। जो डेढ़ डेढ़ दिन पहले, 30 घंटे पहले, 36 घंटे पहले हमें उस मुल्क के सदर कह रहा है वहीं बैठ के कि ये प्रोविंस फॉल नहीं हो सकता, उसका गवर्नर कह रहा है कि ये प्रोविंस फॉल नहीं हो सकता। और 30 घंटे बाद, 34 करते हैं ऐसे, इससे ज्यादा का वक्त मैं आपको नहीं बता। 30 घंटे बाद सदर उस जगह पे नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट अशरफ गनी वहां नहीं जा सकते। हम्म। अच्छा जी क्या करें। खैर वापस आए, बीच में मेरी तबीयत वगैरह भी खराब थी। फिर हम करीब तरीन 14 को, अब ये इवैक्यूएशन की बात चल रही थी, मुझे याद है 14 अगस्त थी। पाकिस्तान का वहां पे सफीर नहीं था उस वक्त, मंसूर अहमद खान साहब, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने सफीर वापस बुलाए हुए थे मुशावरत के लिए। तो मंसूर अहमद खान साहब उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान के नाज़िम उल-उमूर थे, हसन वजीर साहब नाज़िम उल-उमूर थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो छोटी सी सेरेमनी हुई थी फ्लैग होस्टिंग की, जो हफ्ते का दिन था 14 अगस्त। लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया था कम अज कम उसमें, और वो बिल्कुल ही लिमिटेड, क्योंकि गनी हुकूमत के साथ भी मसाइल थे, सिक्योरिटी के इश्यूज भी थे, तो इसलिए वो बिल्कुल ही लिमिटेड थी। तो मुझे याद है मैं मैदान वर्दक गया, वर्दक जो उनका प्रोविंस है, और नियरेस्ट प्रोविंस टू काबुल है, और वहां तक अब जंग जो है वहां तक लग चुकी थी, और आपको रात में देर रात गए आपको बमबारी की आवाज आती थी। तो सही। वर्दक वर्दक में जब गया तो दैट वाज एविडेंट। वर्दक का मतलब ये है कि आप फैजाबाद में आ गए हैं लोग, हम्म। राइट। इस्लामाबाद से अगर मैं कंपेयर करूं, या अगर मैं कराची से कंपेयर करूं तो बैरिया टाउन में आ गए हैं। अगर मैं हम्म। लाहौर से कंपेयर करूं तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि वो काला शाह काकू तक आ चुके हैं। तो 50 किलोमीटर दूर था टोटल वर्दक। और फिर अगले दिन 15 को हम उठे। अच्छा 14 को जब सोए थे तो 21 सूबे जो हैं तालिबान ने कैप्चर कर लिए थे। 15 को जब उठे तो अब इतवार का दिन था, तो इतना काम वैसे ही नहीं होता। और एक अफरा तफरी का आलम, मेरा क्रू मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा, मेरा ड्राइवर मुझ तक नहीं पहुंच। मैं होटल सरीना होटल में, जो 5 फ्लोर 5th फ्लोर ऑफ द सरीना होटल वहां पे मैं रुका हुआ था। तो मेरा ड्राइवर मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, और वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। खैर हमने वहीं से फिर लाइव करना शुरू किया होटल की छत से। और फिर पता चला कि जी पहले 3 प्रोविंसेस और गिर गए हैं, तो 24 हो गया। अब उसके बाद फिर कहा कि 3 और गिर गए हैं, 27 हो गया। फिर मुझे याद है 12:10 पर अफगानिस्तान के वक्त के मुताबिक अर्क से स्टेटमेंट आया कि प्रेसिडेंट गनी इज इन अ मीटिंग with बाज़र खलीलजाद एंड सीनियर नेटो रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उस वक्त अनक्लियर था कि खलीलजाद साहब इस्लामाबाद काबुल में मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो मैंने कहा अच्छा भाई। उसके बाद मुझे अभी भी मतलब आई कैन स्टिल पिक्चर इट। अभी मैंने स्टेटस भी बगल में डाला था, ट्वीट भी किया था कि 5 बजे का लोकल वक्त टाइम का लाइव था, और
एकदम से ना खबर आना शुरू हुआ मेरे, आप आपको लिंक दूंगा, आप देखिएगा। मेरे चैनल को उस वक्त तक नहीं पता था कि अशरफ गनी जा चुके हैं, मुझे भी नहीं पता था। मुझे ऑन एयर जाने से चंद लम्हा पहले जो है ये कंफर्म हुआ कि अशरफ गनी साहब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हम सरीना में जहाँ पे थे, सरीना से बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट आप देख सकते थे कि अर्क था, और एक साइड पे स्क्वायर था, फिर मसाजिद थी, और दूसरी साइड पे श्रीनगर गार्डन था, और अर्क के पीछे बैक साइड के ऊपर एयरपोर्ट की तरफ थी। तो हालात इतने नहीं थे कि वो बाय रोड जा सकते थे। वो हेलीकॉप्टर में गए, और पूरा दिन ही हेलीकॉप्टर जो है वो हमें नजर आ रहे थे। हमें अमेरिकी एम्बेसी में से धुआं उठता भी नजर आ रहा था, इवैक्यूएशन वहां से चल रही थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि एक तरफ अफरा अफरा तफरी का आलम है, दूसरी तरफ आपको आपके पास भी अनसर्टेनिटी है कि जी अब आप क्या करेंगे। अच्छा, जब ये टेक ओवर हो जाता है उसके तकरीबन 1 साल बाद जो है वो अमन ज़वारी जो हैं अल-कायदा के जो सरबराह थे, वो एक ड्रोन हमले में मारे जाते हैं। तो आप फिर दोबारा आपने ट्रैवल किया वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद फिर वो जो किडनैपिंग का एपिसोड हुआ था वो अनफ़ोल्ड होता है वहाँ पे। साल बाद ये हुआ कि मैं अगेन मैंने वापस काबुल जाना था, और क्योंकि साल की एनिवर्सरी आ रही थी, तो पहले ये डिसाइड हुआ कि मैं एससीओ कॉन्फ्रेंस और फ्रेंड्स ऑफ अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कवर करने के लिए मैं ताशकंद जा रहा था। तो मेरा इरादा ये था हम्म, कि मैं ताशकंद से हिरातन, जो उनका बॉर्डर एरिया है, आप समझें कि ऐसे कि इस्लामाबाद से पेशावर में फ्लाई करूं, और या तुर्कम तक मैं फ्लाई कर लूं, और हैरतन से फिर 45 मिनट की वॉक है, या एक ब्रिज है वो क्रॉस करना होता है, तो आप मज़ार शरीफ में अफगानिस्तान में एंटर कर जाते हैं। तो मैंने अपने बीबीसी के दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार ये रूल चेंज हो गया। मुझे जो पहला इजाजतनामा था वो 1 साल के लिए था, जो एक्रेडिटेशन थी 1 साल के लिए थी। अब इन्होंने कहा है कि जी आप जितनी बार आएंगे आपको उतनी बार एक्रेडिटेशन लेनी पड़ेगी। तो हम्म, मैंने अपने ऑफिस से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा जी आप वापस चले जाएं, क्योंकि आइडिया ये था कि मैं नॉर्थ से कवर करते हुए काबुल से ड्राइव करते हुए आऊंगा। तो अब डिड नॉट मेक सेंस कि मैं ताशकंद से काबुल फ्लाई करूं, काबुल से मज़ार जाऊं, और मज़ार से ड्राइव करते हुए आऊं। सो मज़ार से राइट। मतलब मज़ार शरीफ जो कैपिटल है वहां जाऊं, और मज़ार शरीफ जो प्रोविंस है वहां जाऊं, सॉरी मज़ार शरीफ जो सिटी है वहां जाऊं, बल्ख का कैपिटल है, वहां जाऊं, और उसके बाद जो है मैं इधर आ जाऊं। तो इट डिडंट मेक सेंस। तो उसी दौरान मैं वापस आ गया। इतवार का दिन था, मुझे याद है 31 जुलाई। तो मैं बैठा हुआ दुबई एयरपोर्ट पर, मैं बैठा हुआ था, तो एकदम बिलाल सरवरी साहब की ट्वीट आई कि जी ड्रोन हमला हुआ अफगानिस्तान में, और धमाके की आवाज आई। ओके ठीक है यार, आई ओके। मैं थका हारा पहुंच गया। मुझे याद है पहली मतलब मैं 31 जुलाई की रात, 1 अगस्त की सुबह जो है मैं अफगानिस्तान पहुंच गया था। ओके ठीक है। अब मेरा अफगान वीजा लगा हुआ था, ठीक है। पहली की रात हाँ पहली की रात हमने निकाल ली, दूसरी की रात, तीसरी की सुबह, दो तीन, हाँ सॉरी, पहली की रात दूसरी की सुबह जो है वो मेरे एडिटर ने मुझे फोन आया पीर की रात को, हाँ, कि यार आप जो हैं वो आप सिंस यू कवर अफगानिस्तान, समवन फ्रॉम द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट दे सेड कि जी देयर इज अ बैकग्राउंड ब्रीफिंग, तो सिंस यू कवर अफगानिस्तान तो आप जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। ओके, अब सुबह 4, 4:30, पौने 5 बजे तक आ रहा, मैंने भी आँख खोली, ब्रीफिंग अटेंड की। उन्होंने बताया कि जी प्रेसिडेंट बाइडेन अब से 1 घंटे बाद अनाउंसमेंट करेंगे, हमने एमएल जवारी को मार दिया। तो मैं दैट वाज ब्रेकिंग न्यूज़। मैंने अपने एडिटर को जगाया, और मेरे एडिटर ने दोपहर में मुझे फ़ोन किया, गो टू अफगानिस्तान। तो उस हम्म, वक्त जो है जब उन्होंने फ़ोन किया, तो उस वक्त फ्लाइट में टोटल 2 घंटे थे, तो मैं अपनी चीज़ें पैक नहीं कर सकता था। मैंने उनसे एक्सक्यूज किया, मैंने कहा जी आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा अफगानिस्तान, क्योंकि टाइम नहीं है, और एक ही फ्लाइट थी, क्योंकि कॉल के बाद पीआईए की फ्लाइट्स बंद हो गई थी। तो कैमेर और हम्म, उस या हरियाणा की फ्लाइट चलती थी। एनीवेज तो हरियाणा से मैं गया था। एनीवेज तो नेक्स्ट डे मैं 3 तारीख को अफगानिस्तान चला गया। और अब हुआ ये कि 3 तारीख वॉज वेंसडे, 4 तारीख वॉज थर्सडे। थर्सडे को जो है अफगानिस्तान में होता है हाफ डे, 1 बजे सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो मैंने एक्रेडिटेशन के चक्कर में वो ख्वार हो रहा था। एक्रेडिटेशन उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा कि जी वैलिड है। फिर मेरा दिल शायद मुतमईन नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आप मुझे नहीं एक्रेडिटेशन। उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, उन्होंने कहा नहीं जी आपको ये डॉक्यूमेंटेशन वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, हम एक मिनिस्ट्री से, फॉरेन ऑफिस से हम जा रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो हम रास्ते में रुके आस्ताना एमिन अल जवाहिरी के। आस्ताना ही कहूँगा उनका, क्योंकि थे नहीं वो।
तो हमने उनको फ़िल्म किया, उसके बाद हम वहाँ से जो है आगे चले गए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चले गए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वालों ने कहा कि जी, इतवार को आना। अब ये जुमेरात का दिन है, तो मैंने कहा कि यार मैं तो टीवी का बंदा हूँ, मैं क्या करूँगा? मैंने कहा इतवार को आना हम्म, $1200 लेके। मैंने कहा $1200 का मसला नहीं है, मसला ये है कि भाई मैं इतवार तक करूँगा क्या? तो हम्म, उसके बाद मैं वापस आया फॉरेन ऑफिस, तो उन्होंने फॉरेन ऑफिस एंट्री नहीं दी कि 12:10 हो रहे थे, तो उन्होंने 12 नहीं 12:40 हो रहे थे, तो उन्होंने फॉरेन ऑफिस में एंट्री नहीं दी। तो मेरे एक दोस्त था फॉरेन ऑफिस में, मैंने उसको फोन किया, दोस्त लाइक प्रॉपर फ्रेंड, मैंने कहा वो अफगान फॉरेन ऑफिस में काम करता है, मैंने कहा यार मुझे अंदर लेके जाओ। वो अंदर लेके चला गया। मैं पीछे फॉरेन स्पोक्स पर्सन के पास चला गया, उनके जो डेप्टी थे उनको, जो पेपर वर्क कर रहे थे उनको दिया अपना परमिट। मैंने कहा भाई ये उन्होंने बताया है। और उसने उसको फोन किया, उसने कहा जी हफ्ते को चले जाना। अब $1200 बन गए $300। ठीक है, हफ्ते को चलाना $300 लेके सुबह में। मैंने कहा भाई हफ्ते तक करूंगा क्या, मतलब आज तो जुमेरात है, मतलब मैं टीवी का बंदा हूँ मैं, मतलब व्हाट डू आई कांट फिल्म, आई कांट गो आउटसाइड, सो आई नीड टू डू समथिंग राइट। एनीवेज, सो ही टुक माय इजाजतनामा, जो मेरा पुराना वाला इजाजतनामा था, और ही इज लाइक ये वैलिड है, इसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। उसने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे कुछ किया और उसने कहा ये वैलिड है, तुम चले जाओ, कोई पकड़ेगा तो उसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो अब हम वहां से निकले और सामने ही ग्रीन जोन था, तो हम मुदस्सिर साहब हैं बीबीसी में, मुदस्सिर मलिक साहब। तो मैंने मुदस्सिर को मैसेज किया, मुदस्सिर ने कहा खाना खाओगे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कहता है कि क्योंकि अब तकरीबन कोई 1:30 बज रहा था, 1:15 के करीब हो रहा था, 1:30 के करीब, और मेरा लाइव था शाम में 5 बजे लोकल वक्त के मुताबिक। तो 3.5 घंटे अब मैंने क्या करना है। तो उसने कहा कि खाना खाया तुमने? मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाया। कहते आ जाओ, लीस्ट जो है वो कल फरियाब जा रही है, तो वो अभी तुम्हें मिलना चाहिए, तुम आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं हम चल रहे हैं, एकदम से गाड़ी जो है हमारी गाड़ी के आगे आगे गाड़ी लगी, और 1 मिनट के लिए लगा कि यार अगवा हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा यार सामने तो बराबर में रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है इनका, मतलब उनके रेड जोन की तरह, डिप्लोमेटिक एनक्लेव की तरह। सामने वजीर अकबर खान है जो कि उनकी E7 की तरह है। यहाँ से तुम्हें किडनैप, और पीछे प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उसके साथ में फॉरेन ऑफिस है, नहीं यहाँ से तुम्हें किडनैप नहीं हो सकता। खैर, उन्होंने लोगों ने उठाया, पहले मेरे ड्राइवर और लोकल को मारा, फिर एक बंदा आके बैठा, उसने हमें गाड़ी के अंदर उसने गाड़ी ड्राइव की, एक पतली गली में लेके गया, तो एक गार्ड हाउस नहीं होता, गार्ड की कैबिन टाइप, उसके अंदर वो लेके गया। और उसके बाद भाई नासिर भाई, उन्होंने 3 घंटे जो सुथरे से मारा है, सिर्फ मारा है, मतलब कुछ नहीं सिर्फ पूछा मारा कि है। क्या क्यों आए हो नहीं नहीं, क्या वो कर रहे थे। जासूस जासूस, सिंपल सिंपल जासूस, और मारा है। मतलब हमारे पास इजाजतनामे थे, पुराना वाला इजाजतनामा था, मीडिया कार्ड था, कुछ नहीं देखा उसने, और तबीयत से मारा। 3 घंटे बाद जब मार मीर के, जब उन्होंने सब, और मुझसे ज्यादा तो बेचारे मेरे लोकल क्रू को मार रहे थे, मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते। और उसमें उन्होंने कुफर के फतवे दे दिए, मुझसे नमाज सुन ली, और पता नहीं क्या क्या, मतलब प्रॉपर है कि भाई मेरा ये जो फोन है ना, जैसे ये इसकी जो ये है ना, डिस्प्ले इसके पीछे US कैपिटल के, तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका CIA, और हम पहले ओह। आईएसआई के नाम पे पिट रहे थे, फिर CIA के नाम पे पिट रहे, बस नहीं पिट रहे थे ना, बस पिट रहे थे, मतलब क्यों पिट रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन पिट रहे हैं। हम्म, खैर, उसके बाद फिर 3 घंटे बाद दूसरे लोग आए। अच्छा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करे, वो अंग्रेजी में बात नहीं करते, नो इंग्लिश, और मारे जाए। और बड़ी प्रोफेशनली तीन तीन रिब्स मेरी टूट गई थी, तो बड़ा प्रोफेशनली मार रहे थे मुझे वो। खैर, मुझे सांस लेने का मसला हो रहा था। उसके बाद फिर मुझे, मतलब जहाँ पे वो मुझे लेके गए थे, जहाँ पे मेरी पिटाई हो रही थी और जहाँ पे मुझे लेके गए थे, तो वो ऐसा है कि आप F60 गलियों में घूम रहे हैं, तो मतलब आप अगर उसी तरफ रहते हैं, हमारा ब्यूरो उसी तरफ था वजीर अकबर खान ने, तो आपको आग आग बंद करके भी लेके जाएंगे तो आपको पता है कि यार आप कौन सी गली में हैं। गलियां 4 ही हैं। तो मुझे शशतरक लेके गए, जो पहले NDS हेडक्वार्टर होता था, अब जो है वो GDI हेडक्वार्टर था, फिर वहाँ पे इंटरोगेशन वगैरह हुई, फिर उन्होंने झटके झुटके मारे, मतलब अच्छा खासा टॉर्चर टूचर किया। और फिर असर की अजान, फोन शोन सारे ले लिए थे, असर की अजान के बाद अब मेरा एक ही उस टाइम पे था कि भाई हम जासूस नहीं है, खबरदार हैं, हम्म, आप यूट्यूब पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आप अपनी लीडरशिप से पूछ लें भाई। मतलब मैंने उस शाम को अना सकानी को इंटरव्यू करना था, आप अपनी लीडरशिप से पूछ लें। खैर, वो मैं कराची से हूँ, तो वो एक सियासी तंजीम मुझे याद आ रही थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी अलग थी और मिलिटेंट साइड उनकी अलग थी।
तो पॉलिटिकल वाले बड़े अच्छे लोग थे, और यहाँ पर भी यही हुआ था कि दोहा में आप जिन लोगों से मिले थे वो बहुत अच्छे लोग थे, और जिनसे हम ग्राउंड अच्छे पे मिले लोग थे। थे जिनसे ग्राउंड पे मिले थे वो दूसरे लोग थे। खैर, तो उसके इसमें बाद ये अनस भाई फिर नाउ वी जी हैव लास्ट 2 मिनट्स, तो इसमें फिर ये कि फिर फॉरेन ऑफिस ने हमारे ने इन्वॉल्वमेंट की या उन्होंने रैम खा के छोड़ी आपको फिर? दोनों मेरे ख्याल से मैं प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था, और फॉरेन ऑफिस का भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ मेमन साहब उस वक्त डीजी थे पाकिस्तान की वजारत खारजा में, डीजी अफगानिस्तान थे। सोहेल महमूद साहब जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। उस वक्त के डीजी ISI नदीम अंजुम साहब, उस वक्त के बकिया इदारों के लोग, आसिम इफ्तिखार साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उस वक्त वो तर्जुमान थे। उस वक्त वो तर्जुमान दफ्तर खारजा थे और एडिशनल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा थे। तो ओवरऑल सबने, एक तो उन्होंने मुझे असर के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे छोड़ना है। कब छोड़ना है ये मुझे नहीं पता, और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम लेट आए हो। मैंने कहा भाई मुझे, मैं थोड़ी, मतलब आप लोग लेके आए हैं 3 घंटे, आप लोग 3 घंटे, 1 घंटा आप पिटाई करते थे तो मैं जल्दी निकल आता। तो या आई मीन इट वाज़ क्वाइट ऑफ एन इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिस मलिक, टाइम देने के लिए। आज आपने एक तफसीली तौर पर गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि क्या इन इवेंट्स के हवाले से आप कुछ जानते थे, या आप तालिबान के हवाले से जो बातें हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी ने हमें बताई हैं, क्या वही बातें आज भी आप उनके रवैये में, तालिबान के रवैये में महसूस करते हैं जब वो पाकिस्तान के साथ डील करते हैं या अपने हमसाय ममालिक के हवाले से डीलिंग करते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।